हेलो स्टूडेंट्स। तो वन शॉट वीडियो की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बेटा जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा क्या है, फार्मूला के ऊपर डिपेंड है कि आपको फार्मूलाज कितने अच्छी तरीके से याद रहते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप फार्मूलाज को याद कर लोगे ये चैप्टर उतना ही आपके लिए आसान होगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है इस चैप्टर में तो फिर इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेटर ये होगा कि हम इसके जितने भी फार्मूलाज हैं मैं स्टार्टिंग में आपको सारे फार्मूलाज इनके बता दूंगा। आप ये फार्मूला सारे अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा ना तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे निकालना क्या है। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकालनी पड़ती हैं। वो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको ये पता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको आप इजीली फिर निकाल पाओगे। तो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी हमने वन शॉट वीडियो बनाए हैं उसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो आपको जो भी अब तक वन शॉट वीडियो हमने डाले हैं, सीक्वेंस सीरीज़ का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, परमुटेशन, कम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, ये सारे आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़, आप हमारा चैनल जो है वो टेलीग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर रखा है, आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। बस बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर 12th का भी स्टार्ट कर दें, तो कुछ दिनों का और पेशेंस रखें, 4-5 दिन का, फिर उसके बाद हम 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज फ़िलहाल हम फोकस करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में देखो, सबसे पहले जो होगा कि डाटा को आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका आपके पास एक तो सर्कल ग्राफ, या जिसको आप पाई चार्ट बोलते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम करके भी देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। बार ग्राफ बहुत सिंपल होता है, सभी को ऑलमोस्ट बार ग्राफ तो बनाना आता ही होगा। और उसके अलावा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिकली फ़र्क ये होता है, दोनों ये रेक्टेंगुलर डायग्राम होते हैं, लेकिन बार ग्राफ नॉर्मली बनता है जो अनग्रुप डाटा होता है या डिस्क्रीट डाटा है उसमें बनता है। हिस्टोग्राम बनता है जब आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, तो क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल ये चिपका चिपका के बनाए जाते हैं, तो इनके बीच में गैप नहीं होता, इसलिए ये हिस्टोग्राम ऐसे बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक कर्व होता है। अक्सर आप कोई मैच देखते हैं या कोई डाटा देखते हैं तो उसमें इसी तरीके से लाइन वाइन जारी होती हैं, तो वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अब यहाँ पर जो एक क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल स्पेसिफिकली आपके सिलेबस से वैसे इस साल डिलीट हो गया है। मीन मीडियन मॉड आपने 10th में पढ़ा था, तो ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है क्वार्टाइल। लेकिन क्योंकि ये आगे आपको कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करना है तो इसके फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर डाटा आपको दो तरह का मिलेगा, एक अनग्रुप डाटा मिलेगा और एक ग्रुप डाटा मिलेगा। तो अगर अनग्रुप डाटा हुआ तो उसमें क्वार्टाइल 1, जो इसको हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, ये मिडल क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल। तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आती है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। और ऐसे यहाँ पर मिडिल क्वार्टाइल में यहाँ पर 2 लग जाएगा और अपर क्वार्टाइल में यहाँ पर 3 लग जाएगा। अब यही डाटा अगर आपको ग्रुप डाटा में दे रखा हो तो ग्रुप डाटा में क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको मीडियन के फार्मूले की याद दिलाता है। तो जो ये मिडिल क्वार्टाइल होता है वो एक्चुअली में मीडियन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपने 10th क्लास में मीडियन का फार्मूला पढ़ा था, ये वही फार्मूला है, L+n/2 - CF/F(h). यही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। बस फ़र्क क्या हो गया, यहाँ पर n/4 हो जाएगा और यहाँ पर 3n/4 हो जाएगा, बाकी फार्मूला एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जब आप निकालते हैं तो उसमें मीन डेविएशन दो तरीके से पूछा जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अबाउट मीन जब अब होगा यहाँ पर अनग्रुप डाटा के लिए, तो इसके लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे, समेशन ऑफ xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। पहले मीन निकालेंगे, मीन जो भी आएगा वहाँ से आपकी xi में से हर एक को माइनस करते जाएंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के उसका सम कर देंगे। ऐसे यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर दिया हो तो पहले आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के बाद आप मीन डेविएशन इसका फाइंड कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट डाटा दिया होता है तो फार्मूला लगभग एक जैसा सही है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसको यहाँ पर fi से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और नीचे समीशन ऑफ fi होता है, यानी जो fi आएगी आपकी उस सब का टोटल नीचे यहाँ पर करना है। कई जगह यहाँ पर n भी लिखा होता है, मतलब दोनों का वही है कि fi का आपको टोटल करना है। ऐसे सेम मीन डेविएशन अबाउट मीन जब आप करेंगे तो यहाँ पर मीन हो जाएगा, बाकी सब फार्मूला एज इट इज़ ही रहेगा। अगर आपको वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है।
तो जो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ वेरिएंस के लिख रहा हूँ। जो आंसर आएगा, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का आपको स्क्वायर रूट कर देना है, तो वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो अगर हम अनग्रुप डाटा लेते हैं तो यहाँ पर वेरिएंस निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकाला था उसी का ही लगभग फार्मूला सेम है, बस वहाँ पर क्या होता था, मॉडुलस वैल्यू होती थी, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। ऐसे यहाँ पर जब ग्रुप डाटा होगा तो एफ आई से मल्टीप्लाई और हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एफ आई भी आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम निकालते हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स में अनग्रुप डाटा अगर दिया हुआ है आपको, अनग्रुप डाटा में तो आर्थ मोमेंट इस तरह से निकलता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन की पावर आर। तो यहाँ पर भी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर आर है और डिवाइडेड बाय एन। तो फार्मूला आपको याद करना है तो को रिलेट कर करके याद करना है कि भाई कौन कौन से फार्मूले एक जैसे हैं, ताकि वो आपको ईजिली याद हो जाए। अब यहाँ पर जब आप ग्रुप डाटा का लोगे तो सेम यहाँ पर जैसे एफ आई मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर भी एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये नीचे फार्मूले रह गए, ये और समझाता हूँ अभी। तो यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई माइनस मीन की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो जो आपसे मोमेंट यहाँ पर पूछा गया होगा, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आर की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप यहाँ म्यू जीरो निकालते हो, मतलब जीरो मोमेंट निकालते हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर फर्स्ट मोमेंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और जो म्यू 2 आएगा यानी जो सेकंड मोमेंट होगा, ये हमेशा वेरिएंस के बराबर ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो ये दोनों फार्मूले सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर म्यू 2 की वैल्यू इसके बराबर ही आएगी। यहाँ पर ये दो फार्मूले और हमने लिखे हुए हैं। अगर आपको देखो ये फार्मूला आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको मीन निकालना पड़ेगा। अगर आपसे मीन पूछा गया है तो बेटर है कि आप ये फार्मूला ही लगाओ। लेकिन अगर मीन नहीं पूछा गया, सीधा आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पूछा गया है, तो वहाँ पर आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर आपको मीन नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डाटा होता है वो बड़ा बड़ा दिया होता है, कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो उस केस में आपको ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये एच स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई टी आई का होल स्क्वायर। ये जो टी आई होता है, टी आई मतलब जो आपने 10th क्लास में फार्मूलाज पढ़े थे स्टेप डेविएशन मेथड में, यू आई जो पढ़ते थे आप, वो यहाँ पर नाम उसको टी आई कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो टी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, एक मीन जो आप मान के चलते हैं वो ए की वैल्यू होगी। एच होता है जो दोनों क्लास इंटरवल जो दिए होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। एक्स आई में से इसको माइनस करना है एक और एच से डिवाइड करना है, वो आपका टी आई निकल जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आप ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब आपको स्क्यूनेस निकालना होता है डाटा का, तो उसके लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट में जो फार्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और या आप इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चाहे आप ये फार्मूला लगाओ, चाहे आप ये फार्मूला लगाओ, जैसा भी आपको डाटा वहाँ पर दिया होगा तो उस हिसाब से आप फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसके अंदर फार्मूला ये होता है, यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं एस के बी से, इसको डिनोट करते हैं एस के पी से, पियर्सन ये बाउली। तो यहाँ पर होता है Q3, ये Q3 मतलब क्वार्टाइल। ये जो हो गया आपके पास कौन सा हो गया, अपर क्वार्टाइल हो गया, ये लोअर क्वार्टाइल हो गया। और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ Q2 मतलब यहाँ पर ये हो गया मिडिल क्वार्टाइल। और डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, इससे हम डाटा निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एस के बी ए अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब जो डाटा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। और अगर ये एस के बी 0 आता है तो डाटा जो होता है सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। और अगर लेस देन 0 हो जाता है तो डाटा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो अगर आपको निकालना है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इस मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम ये भी बोलते हैं पियर्सन फर्स्ट बीटा एंड फर्स्ट गामा कोफिशिएंट। तो कहीं पर इस तरह से लिखा आता है नाम, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो ये गामा 1 का जो फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 आ जाता है। और जो बीटा 1 की जो वैल्यू है वो सेंट्रल मोमेंट से निकलती है। तो सेंट्रल मोमेंट में आप म्यू 3 और म्यू 2 की वैल्यू निकाल के ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इससे आपका बीटा 1 निकल जाएगा। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इससे आपका गामा 1 निकल जाएगा। और उसके बाद हम निकालते हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब ये कर्टोसिस जो होता है इसको हम बोलते हैं पियर्सन सेकंड बीटा कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होता है, आपको बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आ जाएगा म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर बीटा 2 की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 3 होती है, देन कर्व इज मेसोकर्टिव। तो कर्व जो होता है वो यहाँ पर ये इसकी पीकेडनेस बताता है कि कितनी इसकी ऊंचाई है। अगर ये म्यू बीटा 2 इक्वल्स टू 3 होता है तो जो कर्व होता है वो बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होता। और B2 जो अगर ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो इसकी जो पीकेडनेस है वो बढ़ जाती है। और अगर बीटा 2 जो है लेस देन 3 आ जाता है तो इसकी जो
पिकेडनेस है वो कम हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लेटिकल्टिव। जिसकी ज़्यादा होती है उसको लेपोकल्टिव, और जिसकी बैलेंस होती है उसको मेसोकल्टिव। अब परसेंटाइल रैंक जब हम निकालते हैं तो परसेंटाइल रैंक में अनग्रुप डाटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर होता है L प्लस 0.5 इंटू में E डिवाइडेड बाई N इंटू में 100। तो N का तो हमें पता ही है क्या होता है, L का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन XI। जिस डाटा के लिए आप यहाँ पर वो निकाल रहे हो परसेंटाइल रैंक, वो XI होती है, उससे जितनी भी छोटी वैल्यू होती है वो L हो गई, और जो उसके इक्वल होती है वैल्यू उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं E से। अगर यही चीज़ आप ग्रुप डाटा में निकालोगे तो ग्रुप डाटा में क्या होगा, C प्लस में 0.5 इंटू में F डिवाइडेड बाई N। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, N पता ही है हमें नंबर ऑब्जर्वेशन, C का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग XI, यानी जो XI दे रखी है उससे पहले की जो CF है वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। उसके बाद फिर हम यूज़ कर फार्मूला यूज़ देखते हैं किसका, कोवेरिएंस ऑफ X एंड Y। अब कोवेरिएंस के यहाँ पर आपके पास 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए, फार्मूले यहाँ पर आप देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे। लेकिन इनको यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, जहाँ पर X और Y जो डाटा आपको दिया हुआ है अगर छोटा दिया हो, ज़्यादा बड़ा डाटा ना हो, तो आप उसमें ये फार्मूला यूज़ करें सेकेंड वाला। अगर डाटा ऐसा हो कि उसमें मीन आप निकालते हो एक्स का और वाई का, वो मीन जो है वो फ्रैक्शन लेस नंबर आए, मतलब पूरा पूरा नंबर आए, तो आप उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं होता, डाटा आपका बड़ा होता है और मीन भी जो फ्रैक्शन में आता है, तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर u का मतलब होता है x माइनस ए, यानी जो भी xi है उसमें से a को माइनस करते जाना है, और v का मतलब होगा yi माइनस b, यानी y में से b को आप माइनस करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ए और बी का मतलब क्या है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है, तो इनको माइनस करेंगे, आपसे यू भी मिल जाएगा आपके, और ये फार्मूला आप लगा देंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों लगभग एक जैसे हैं याद करने में, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम निकालते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, और बहुत से मतलब लगभग अगर मैं कहूँ कि इन पर 90% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में ये निकालने को आपसे बोला जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला है, देखो फार्मूला थोड़ा दिख रहा है आपको लंबा लंबा, लेकिन फार्मूले को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो बड़े आराम से इसको याद हो जाएगा। अभी हमने जो पीछे फार्मूला किया था कोवेरिएंस का, उसी फार्मूले की तरह है, वहाँ पर भी क्या था, समेशन ऑफ XI माइनस मीन डिवाइडेड बाय Y माइनस मीन, ये था ऊपर। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो वही टर्म है, अब नीचे आपको क्या करना है, जो यहाँ पहली वाली टर्म है उसी का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट में करना है, जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट में करना है। ठीक है, ये समेशन ऑफ YI माइनस वाई मीन का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मत काट मत देना। यहाँ पर पहले इसका YI माइनस मीन का स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर निकलने के बाद जो उसका सम आएगा उसका स्क्वायर रूट करना है। कहीं कहोगी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो और ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना। अब देखो यहाँ पर फिर कोवेरिएंस वाला ही फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, कोवेरिएंस वाला फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, और इनमें लगाना भी उसी तरीके से है। अगर जो डाटा है आपको वो छोटा दे रखा हो तो आप ये सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर मीन आप निकालते हैं और वो फ्रैक्शन लेस नंबर आता है तो आप ये फार्मूला लगाओ, अगर डाटा बड़ा है तो आप ये फार्मूला लगाओ। अब याद करने के लिए यहाँ पर भी देखो सेम प्रोसेस है। देखो यहाँ सिग्मा एक्स वाई है, यहाँ पर दो टर्म है एक्स और वाई, तो आपको क्या करना है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर करना है माइनस 1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर करना है। देखो जैसे यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हुआ था ना, तो यहाँ पर भी यहाँ से x वाली टर्म ले लो, यहाँ से x वाली टर्म ले लो, उनका स्क्वायर कर दो। फिर दूसरे वाले रूट में क्या करना है, आपको y का स्क्वायर कर देना है। सेम चीज़ रहेगी, बस y का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसमें होगा, यहाँ पर u भी है तो यहाँ u का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा u का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ सिग्मा v स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा v का होल स्क्वायर। समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, रट्टा मारोगे तो थोड़ी देर बाद ही फिर भूल जाओगे। उसके बाद निकालते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जहाँ पे हमें रैंक निकालना होता है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें डी होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो रैंक का डिफरेंस होता है वो डी होता है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई इन द गिवन डाटा। आर की वैल्यू अगर +1 निकलती है तो इसका मतलब जो रैंक होती है वो कंप्लीट एग्रीमेंट में होती है और सेम डायरेक्शन में होती है। अगर -1 निकलती है तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है। अदरवाइज आर की वैल्यू आप निकालोगे, अगर ये दोनों केस नहीं है तो इसका मतलब आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो सारी वैल्यू वहाँ पर वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही आएगी। तो इस तरह से सारे फार्मूलेज आप समझ के याद करेंगे, याद करने के बाद उसको लिख के देख लेंगे तो ये फार्मूले आपको डेफिनेटली सारे याद हो जाएंगे। और फार्मूला याद होने का मतलब है कि आपको अब ये पता है कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू चाहिए। अब उसके जब क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ मैं आपको वहाँ भी समझाता जाऊँगा कि कैसे आपको पता लगेगा अगर आपको फार्मूला याद है तो बच्चों अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए जो डाटा है वो आपको यहाँ दे रखा है, हॉबी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो पाई चार्ट आप जब भी बनाएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हमें उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है
कि जब पाई चार्ट, क्योंकि एक सर्कल ग्राफ होता है, सर्कल ग्राफ में जब आप इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करोगे तो उन सेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए आपको इनके एंगल चाहिए कि भाई कितने एंगल का यहाँ पर जो पार्ट है वो कितने एंगल को घेर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल एंगल होता है आपका वो हमेशा कितना होगा, जब भी हम सर्कल में काउंट करते हैं तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो आपको जितने भी यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी हुई है 180 यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, आप इसका यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे। टोटल आपको यहाँ पर इसका है 540, यहाँ टोटल हमने लिखा नहीं, तो टोटल जो है इसका वो 540 है। तो हम क्या करना है, जैसे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर का कितना यहाँ पर 180 दे रखा है, तो 180 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 540 से, और एंगल निकालने के लिए आपको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। ये बनता है आपका सेंट्रल एंगल। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो ये एक चीज़ समझो कि यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आपको यूज़ करना है। ये वाली टर्म नीचे वाली और ये वाली टर्म ये सभी के अंदर आनी है, क्योंकि टोटल तो आपको सभी के नीचे लेना है, और ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई सभी को करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 360 और 540 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 18 से आप इसको काटेंगे, ये जीरो तो कट ही जाएगी, 18 टू जा 36 एंड 18 थ्री जा 54। तो सिंपली क्या करना है, जितनी भी वैल्यू आएगी सबको आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपको हर बार यहाँ आपने सोल्व किया, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 से इसको काटोगे आप, फिर ये एंगल आ जाएगा 120। तो ये इतना सारा काटा पीटी आपको हर बार नहीं करनी, सिंपली क्या करना है 2/3 से मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे हम यहाँ 150 है तो 150 को आप यहाँ पर करो 2/3, तो 3 से एक बार ये काटना है आपको, एंगल आ जाएगा आपका 100 डिग्री। फिर 27 है यहाँ पर 2/3, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 18 डिग्री। 75 को करेंगे अब यहाँ से 2/3, तो ये आ जाएगा 25 यानी 50 डिग्री। उसके बाद है 108, इसको 2/3 करते हैं हम, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 यानी 72 डिग्री। इसका टोटल आप हमेशा चेक कर लेंगे, इसका टोटल आपका 360 निकलना चाहिए। कहीं अगर मिस्टेक होगी तो मिस्टेक आप पकड़ सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखो 8 और 2 10 हो गया, फिर यहाँ 1 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 + 6 16, बचे यहाँ पर 2, तो 1 बचा, 1 2 3, तो 360 इसका टोटल आ गया, यानी आपने बिल्कुल ठीक करा है। अब जो प्रोटेक्टर होता है डी जो होता है उसकी हेल्प से आप ये एंगल बनाते जाएं। जैसे 120 डिग्री है, आप पहले एक लाइन कहीं पर भी खींच लें। अब यहाँ से 120 का एंगल लगभग ये बनेगा आपका, ये 120 में क्या है यहाँ पर आप लिख देंगे कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर 100 डिग्री आप बनाएंगे, तो लगभग ये ऐसे, मैं तो आइडिया से बना रहा हूँ, आप नाप के बनाएंगे। ये क्या है यहाँ पर पेंटिंग, तो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे जो एरिया जिसका है 18 डिग्री है पोट्री, तो ये आपका 18 डिग्री हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप पोट्री। उसके बाद फिर पेपर कटिंग 50 डिग्री, तो ये आपका लगभग 50 डिग्री आ जाएगा, और जो लास्ट में बचा 72 डिग्री। 50 डिग्री क्या था आपका पेपर कटिंग, और ये आ जाएगा ग्लास वर्क। तो इस तरह से सारे जो सेक्टर्स हैं वो सारे आप डिवाइड करके यहाँ पर सर्कल में शो कर देंगे, आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया आपसे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आपके पास होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो यह क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ 44 है या 45 है, तो जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लिख लेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, यहाँ पर हम जो लोअर लिमिट होती है उसमें से आप 0.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ जो 40 है उस 40 की जगह आ जाएगा 39.5, और इधर आ जाएगा 44.5। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे 0.5, तो ये बन गया 44.5, यहाँ आ जाएगा 49.5। ये देखो दोनों सेम आ गए। ऐसे फिर आपको आगे करना है, 49.5 से 54.5, फिर 54.5 से 59.5, 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5। अब जब आप इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे तो जो आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेनी है, जो आपको क्लास इंटरवल ये लेने हैं। अब सीधा आप 0 से 39.5 पे जा रहे हैं, तो बीच में यहाँ पर आपको किंग दिखाना है। उसके बाद ये पॉइंट आ गया आपका 39.5, उसके बाद फिर 44.5, फिर 49.5, फिर 54.5, उसके बाद फिर 59.5। ये इक्वल इंटरवल होना चाहिए। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा।
तो 64.5 और यहाँ आ जाएगा 59.5। अब यहाँ जो डाटा आपको दिया हुआ है इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 12 तक है, तो इसमें 1 का गैप ले सकते हो या 2 का गैप ले लो। तो 0 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर एरो दो, वहाँ पर एरो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इनकी हेडिंग भी आपको लिखनी है। यहाँ पर ये क्या था, वेट इन केजी, तो यहाँ पर आप दिखाओ कि ये वेट इन केजी है। पूरा ग्राफ करना है ताकि आपके कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश ना बने। इधर आप लिख देंगे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ, जो पहले वाला ग्राफ है वो 2 तक जाएगा, तो इसका जो रेक्टेंगल है आप यहाँ 2 तक लेके जाएंगे। अगले वाले का रेक्टेंगल 10 तक है, तो इसको आप 10 तक लेके जाओ, 8 तक, 8 का हो गया। उसके बाद फिर 12 है, फिर इसी को आप 12 तक लेके चले जाओ। उसके बाद फिर 10, तो यहाँ पर ये 10 हो गया। 10 के बाद फिर 6 है, तो 6 के सामने से इधर। उसके बाद फिर लास्ट में 4 है, तो ये बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, बिल्कुल इक्वल स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर छोटा बड़ा हो गया होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिखने में लग रहा होगा पॉइंट इधर उधर है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। दूसरी चीज़, अगर खाली हिस्टोग्राम बनाना है तो ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसमें कह देता है कि आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसके मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन कर देना है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और इससे जो अगला वाला पॉइंट होता है इसके मिड पॉइंट पर यहाँ ज्वाइन कर देना है। इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इससे पिछला मिड पॉइंट हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ, तो इसको यहाँ पर आप ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग से बनाना होता है तो भी आपको ऐसे ही करना है कि भाई ये जो दोनों आपके पॉइंट है इसका मिड पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है, फिर इनके मिड पॉइंट पर ये मार्क करना है, इनके मिड पॉइंट पर मार्क करना है। उन मिड पॉइंट को आप जोड़ते जाओगे, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, अब क्योंकि देखो ये सेट्स के क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत लंबा होता है और हमें कई सारे क्वेश्चंस करने वीडियो में। तो अगर हम कैलकुलेशन करते रहेंगे वीडियो में तो वीडियो शायद 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो वन शॉट नहीं रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मैंने आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर रखा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको करना है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, मीन डेविएशन अबाउट द फॉलोइंग डाटा अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो एक बार अकॉर्डिंग टू मीन निकालना है, एक बार अकॉर्डिंग टू मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अबाउट मीन जब निकालेंगे तो सबसे पहला काम होगा आपको कुछ डाटा का मीन फाइंड करना है। अब डाटा यहाँ पर जो लिया हमने, यहाँ पर ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो अनग्रुप्ड डाटा का जब मीन निकालते हैं उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जितने भी आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी होती है उन सबको आप प्लस कर दो, प्लस करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो हमने इन सबको प्लस किया, प्लस करके आ रहा है 66 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो मीन है वो आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, मीन 10 आ गया। उसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और समेशन का मतलब है कि उनको आपको प्लस करते जाना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से क्या होगा, चाहे आप 2 में से 10 माइनस कर रहे हो तो -8 होता है, लेकिन आपको +8 ही लिखना है क्योंकि हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, फिर 7 माइनस 10 करेंगे 3, 9 माइनस 10 करेंगे 1, फिर यहाँ से 11 माइनस 10, 15 माइनस 10, 16 माइनस 10, ये सबका टोटल आ गया 24। अब जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है उसका ये फार्मूला होता है। फार्मूला जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फार्मूला ज़रूर लिखें, जो फार्मूले उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसका सम है 24, एन आपके पास 6, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 4। अगर हम इसको मीडियन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे जो अनग्रुप डाटा है वो यहाँ पर ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर इवन डाटा है, यानी कोई एक टर्म ऐसी नहीं है जो इसके बिल्कुल सेंटर में आ रही है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि मीडियन निकालने के लिए डाटा जो है हमेशा ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर आपको डिसऑर्डर दे रखा है, उसका डाटा ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो आपको पहले ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम n की वैल्यू 6 आ रही है। इवन जब होता है तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n/2 करेंगे यानी 6/2, थर्ड टर्म आ गई, फिर फोर्थ टर्म आ गई। अब यहाँ से आप देखो कि 3 और 4 को प्लस नहीं करना है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है, इन दोनों की वैल्यू आपको लिखनी है। यहाँ पर ये 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। उसके बाद फिर हम ये निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो यहाँ पर इन सब का सम करेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला था। अब इस केस में दोनों बराबर आ रहे हैं, मीन और मीडियन दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जो आंसर है आपका फाइनल वो भी दोनों में बराबर ही आएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो बराबर ही आ जाए, डिफरेंट भी हो सकता है। कहीं ये मत करना कि दोनों आपको पूछ लिए, एक निकाल दिया दूसरा कह दिया ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं करना है।
उसके बाद देखते हैं फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यहाँ पर जो डाटा आपको दिया हुआ है इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हो या डिस्क्रीट डाटा दिया हो तो उसमें आपको मीन निकालने का जो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, एज्यूम मीन मेथड पढ़ा था, एक स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था। अगर आप ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी दे रखी हैं तो आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी बड़ी बड़ी है तो हमने यहाँ पर क्या किया, एज्यूम मीन मेथड यूज़ ना करके हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करा। इन तीनों में से सबसे छोटा जो होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड ही होता है। उसमें सबसे पहला काम तो आपको ये हमेशा ही करना है कि एक्स आई आपको निकाल लेनी है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या सिंपली ऑब्जर्व करो भाई ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी टर्म आ रही है, वही आपकी एक्स आई है। जैसे मर्जी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर निकालते हैं टी आई, जो आप 10th में यू आई यूज़ करते थे, यहाँ पर टी आई यूज़ कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ये ए क्या है यहाँ पर, ए का मतलब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो एक्स आई होती है इसमें से आप किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, लेकिन जितना आप सेंटर में रहोगे तो उतना आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी रहेगी। तो हमने एज्यूम मीन लिया हुआ यहाँ पर 120, ए की वैल्यू हमने 120 ली हुई है। और उसके हिसाब से आप देखोगे अगर यहाँ पर डाटा में आपके ना यूनिफॉर्म डाटा है, मतलब इंटरवल सबके बीच में बराबर है, तो ये कुछ कैलकुलेट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपने यहाँ पर ए लिया है उसके सामने वाली यहाँ पर टी आई 0 हो जाएगी, उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे चलती रहेगी, नीचे की तरफ +1 +2 +3 चलती रहेगी। तो वो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट अगर करना है, मन कर रहा है कैलकुलेट करने का, तो ये फार्मूला इसका यहाँ पर दिया हुआ है, इस फार्मूले से आप यहाँ पर रखते जाओ। जैसे पहली वैल्यू क्या है, एक्स आई 100, यहाँ रखेंगे 100 माइनस 120, कितना हो गया, -20 हो गया। अब इनका h कितना है, h इनका 10 है, तो -20 को 10 से डिवाइड करोगे -2 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में एफ आई टी आई, एफ आई को आपको टी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके ये टेबल आ जाएगी आपके पास, इसका टोटल कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें एक्स आई माइनस मीन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे यहाँ हमने फाइंड करी थी। तो एक्स आई आपके पास ये है, मीन आपका कितना निकला है, मीन पहले हमने निकाला। मीन निकालने का फार्मूला आप यहाँ पर जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें ये फार्मूला होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू में एच। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। इस एक्स आई जितनी भी हैं उन सभी में से आपको मीन को माइनस करते हुए चलना है। अब क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए माइनस साइन को नेगलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, एफ आई को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आगे मुझे करना क्या है। जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे तो आपको पता है कि मेरे को फार्मूले में ये चीज़ चाहिए। तो एक्स आई माइनस मीन जो है यहाँ पर, एक्स आई माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ। तो ये आपको पता है कि भाई ये वाला कॉलम आपको चाहिए, ये आपने निकाल लिया, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना एफ आई से, ये कॉलम बन जाएगा। इसका टोटल करेंगे, जो इसका टोटल आएगा वो इधर आ गया, सिग्मा एफ आई 100 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 11.29। तो आप फार्मूला ध्यान रखो, फार्मूला ध्यान रखने से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन याद हो जाता है कि हमें आगे स्टेप क्या करना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीज़ हम इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो सबसे पहले वही मीन निकालते हैं। मीन का भी हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था, मीन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेना है। तो ये आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ से आपने एक्स आई बना ली, ठीक है। एक्स आई बनाने के बाद फिर टी आई निकालना है, उसके लिए हमने ए यहाँ पर ले लिया, 105 को ए ले लिया है। तो इसके सामने वाली टर्म 0 हो गई, बाकी -1 -2 -3, नीचे की तरफ +1 +2 +3। उसके बाद आपको मीन निकालने के लिए, ये वाला कॉलम बाद में देखते हैं, मीन निकालने के लिए आपको चाहिए एफ आई टी आई। तो एफ आई और टी आई को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और टी आई इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 फिर -6 -5 0 3 10 और 6, ये सब ले लिया हमने। इसका टोटल आ गया 2। तो जब आपने इसका मीन का फार्मूला लगाया, ये फार्मूला लगा दिया पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, ये एक ही वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में एच। इसको सिंप्लीफाई करा आपने, आ गया 107। अब जो वेरिएंस का फार्मूला है देखो, वो अगर आपको याद है, अब वेरिएंस के फार्मूले में क्या हो रहा है, एफ आई टी आई का स्क्वायर, तो टी आई के स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये पता चल गया, अगर ये फार्मूला याद है तो आपको टी आई का स्क्वायर निकालना है। तो टी आई का स्क्वायर आपने निकाला, उसको फिर एफ आई टी आई का स्क्वायर मतलब इस वाले कॉलम का आपने स्क्वायर कर देना है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब उसके बाद एफ आई से इस कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आपका कॉलम निकल जाएगा। तो इस फार्मूले में जो चीज़ चाहिए थी वो सब आपके पास आ गई है। अब बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है।
जैसे यहाँ h है, ये 30 हो गया, सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर ये आ गया, यहाँ से एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर है। इस सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2276 आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आपने 2276 का स्क्वायर रूट करा तो आ गया 47.71। तो बच्चों अभी हम यहाँ पर हम करते हैं कैलकुलेट बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हो सकता है आपसे निकालने को पूछा जाए। लेकिन जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए आपको मीन की, मीडियन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत होती है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है, ऐसे उसका भी फार्मूला होता है। तो मीन ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं, मीडियन निकालना सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख चुके हैं। तो उसको आप उन चीज़ों को निकाल के बस यहाँ पर आप पुट करेंगे, पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल जाएगा। और एक दो क्वेश्चन आप उसके प्रैक्टिस कर लेंगे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बोलेज कोफिशिएंट में हमें क्वार्टाइल यूज़ करना होता है, क्वार्टाइल हमने अभी तक निकाला नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। इसमें क्वार्टाइल भी आप निकालना सीख जाएंगे और जो बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया हुआ है, सी आई दे रखी होगी, एफ दे रखा होगा, ये दो चीज़ें आपको दे रखी होंगी। सी एफ हमें फाइंड करनी होती है। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो पहली फ्रीक्वेंसी है एज इट इज़ आपको लिखना है, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी को इसमें आपको ऐड कर देना है। ये 3 को यहाँ पर 7 के साथ ऐड कर देना है, 10 आ गया, फिर 10 को इसके साथ ऐड कर देना है। ऐसे कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे, जो लास्ट में जो टोटल होगा आपका वो टोटल यहाँ पर इसके बराबर आना चाहिए। तो आपने दोनों तरफ से ठीक किया है। अगर टोटल ये मैच नहीं कर रहा, या तो यहाँ पर गलती है या यहाँ पर गलती है, उसको आप चेक करके अपना ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है उसमें Q3 Q1 यानी क्वार्टाइल, जो अपर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल है और मिडिल क्वार्टाइल है, सब आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर n आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 60, n अगर 60 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो क्वार्टाइल 1 है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको n/4 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ये n/4 होता है यहाँ पर, और Q2 में n/2 होता है और Q3 में 3n/4 होता है। तो n/4 निकाला हमने, n/4 आ गया 60/4 यानी 15th ऑब्जर्वेशन। अब 15th ऑब्जर्वेशन को आपको चेक कहाँ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15th ऑब्जर्वेशन को आपको चेक करना है CF में। अब CF में आप देखो कि 15 आपके पास है या नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 से जो अगली टर्म है वो देख लो कौन सी आ रही है। तो 15 से अगली टर्म आपके पास यहाँ बन रही है 21। तो 21 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसमें ये वैल्यू आ रही है, तो वो क्लास इंटरवल आपने मेंशन कर दिया। अब इसमें जो यहाँ पर L यूज़ होता है, L का मतलब लोअर लिमिट, तो ये 20 जो है L की वैल्यू आ गई। n/4 आपने निकाल लिया 15। अब CF कौन सी लेनी है, F कौन सी लेनी है। CF आपने ये वाली नहीं लेनी है, इससे पीछे वाली लेनी है। तो CF की जगह आपने 10 पुट किया, और F जो है, जो क्लास इंटरवल आपने लिया था उसी की F आपको लेनी है 11 आ गया। उसके बाद H मतलब इनका डिफरेंस। तो इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई। जब आप सेम Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको n/2 चाहिए यहाँ पर, तो n/2 आपका आएगा 30। सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। 30 को यहाँ पर देखना है, 30 नहीं है तो उससे अगली टर्म देखनी है, 33 है। 33 वाला क्लास इंटरवल 30 से 40 आ गया, तो इसकी जो F लोगे आप वो 12 लेनी है, और जो CF लोगे वो 21 लेनी है। तो CF की जगह 21, F की जगह 12, H सेम आ गया, 30 यहाँ पर लोअर लिमिट आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर Q3 के लिए आपको चाहिए 3n/4, तो n/4 तो आपने निकाला था 15, उसे वो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 45। अब 45 आप चेक करेंगे, यहाँ पर 45 से अगली टर्म है 56, तो 56 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है 40 से 50, उसके यहाँ से यहाँ पर हम L ले लेंगे। उसी के हिसाब से आपको CF देखनी है, CF इससे पिछले वाली यानी 33 हो जाएगी, और F इसकी 23 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करेंगे, इससे आपका Q3 निकल जाएगा। तीनों चीज़ आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका ये फार्मूला होता है Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब इस फार्मूले में जितनी वैल्यूज़ आपने निकालनी है सब आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन होता है, बोर्ड मास रूल होता है, उसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग बाई वेरिएट डाटा। दो डाटा आपको दिए हुए हैं, उनका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यानी कोवेरिएंस वो हमें फाइंड करना है। अब कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो x कॉलम दे रखा होगा, एक y कॉलम दे रखा होगा। अब इसमें आपको 3 फार्मूले हमने डिस्कस किए थे कि भाई जो यहाँ पर जो डाटा दिया होता है, अगर सिंपल डाटा दिया होता है तो x माइनस मीन y माइनस मीन वाला फार्मूला अप्लाई करो। अगर आपका जो मीन है वो फ्रैक्शन लेस निकलता है तो जो मीन वाला फार्मूला था वो यहाँ पर आप यूज़ करो। और अगर यहाँ पर जो मीन है वो फ्रैक्शन लेस नहीं आ रहा है, यानी एक पॉइंट में कुछ आएगा, तो सबसे बेटर होगा कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, यूवी वाला। अब यूवी वाला फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर
यू की वैल्यू होती है x माइनस ए का मतलब एक एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन ये ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा में दिया हुआ है उसी में से ही आपको लेना है। आप यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू देखो, उसके जो बीचों बीच वैल्यू आ रही है कोशिश करो उसको लेने की। तो उसको यहाँ पर हमने लिए यहाँ पर 16, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर x माइनस 16 यानी 11 माइनस 16, 12 माइनस 16 इस तरह से करते गए, तो ये टेबल आ गया आपके पास। अब यहाँ पर सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है आपके पास वो दे रखी है 8, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो दे रखी है आपको 25। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा लगभग 19 इसके बीच में आ रही है, तो हमने 19 यहाँ पर ले लिया। तो अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर y है उन सब में से 19 को माइनस करते गए, ये कॉलम बन जाएगा एक, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद फार्मूले में होता है आपके पास यू वी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। तो u और v की जो वैल्यू निकाली है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका टोटल आ गया 125। सिंपली ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए, फार्मूले में बस आपको पुट करना है, n की जगह 10, u v की जगह 125, u की जगह 0 और v की जगह -10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। तो इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम R से डिनोट करते हैं, और फार्मूला जो होता है हमारे पास ये फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पर हमने कौन सा लगाया है, क्योंकि हमने जब मीन की वैल्यू निकाल के यहाँ पर चेक करी, मीन के लिए आपको क्या चेक कर लेना है, इसका टोटल चेक कर लेना है। टोटल इसका 105 आया, 105 को 7 से आपने डिवाइड किया, पूरी वैल्यू आ रही है। जो y आपको दे रखा है डाटा, इसका टोटल 140 है, इसको 7 से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू पूरी आ रही है। यानी जो मीन है आपका वो फ्रैक्शन लेस आ रहा है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा। तो अगर फ्रैक्शन लेस आ रहा है मीन, तो आप उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ कर ले, इससे आपको आसानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करना होता है, अगले कॉलम में आपको xi माइनस मीन हमने निकाल ही लिया है, xi को उसमें से माइनस करते चलते हैं, ये आ गया। उसके बाद फिर उसी का हमने स्क्वायर कर देना है, इस वाले कॉलम का स्क्वायर कर देना है, उसका टोटल आ गया ये। सेम ऐसे हम y में करते हैं, y मीन आपके पास 20 आया है, 14 में से 20 माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर बारी सबको माइनस करते चलेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। अब फार्मूला आपको ध्यान है तो फार्मूले में ऊपर आपको xi माइनस मीन और yi माइनस मीन का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एक नया कॉलम आ जाएगा, इसका टोटल कर देंगे 58। फार्मूले आपको है ही आपके पास, फार्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। ऊपर ये आ गया आपके पास 58, नीचे सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर 28 आया था, इसका 130 आया था, ये दोनों स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। अब दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट में, दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके जिसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल के इससे 58 को डिवाइड कर दोगे, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करना है, वो तो बाद में हम करेंगे। अब आपको दो कॉलम यहाँ पर दिए हैं, मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टेट्स। तो आपको क्या करना है, पहले इनको रैंक कर लेना है। जब हम रैंक करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको रैंक 1 देंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 48, लेकिन 48 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो जब ये 2 बार आ रहा है तो इसको रैंक करने का तरीका क्या होता है, ये आपके पास पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करो, 3 आ गया, उसकी आपको एवरेज निकालनी है। तो 3 की एवरेज निकालोगे, यानी 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, तो इसकी जो रैंक है ये 1.5 आ जाएगी, फिर इसकी रैंक भी 1.5 आ जाएगी। उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पे जाएंगे तो इससे छोटी वैल्यू आपके पास ये है 42, फिर उससे छोटी वैल्यू जाएंगे तो ये 39, इस तरह से रैंक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 36, 36 और 36, यहाँ पर ये 3 वैल्यू भी यहाँ पर एक जैसी आ रही है, तो इनकी एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पर अब इनका कौन सा प्लेस है, पहले हमें इनका प्लेस देखना पड़ेगा। ये इनका प्लेस आ रहा था 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6 और 7 पे ही आ रहे हैं। तो इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे, 5 प्लस में 6 प्लस में 7 की जो एवरेज निकालोगे उसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 प्लस 7 18, 18 को 3 से डिवाइड कर दो, तो इन तीनों की जो प्लेस है वो 6 प्लेस आ जाएगी। ऐसे जो टर्म रिपीट करनी है, तो अगर वो रिपीट हो रही हैं तो उनकी जो प्लेसेस देखो, उनका एवरेज निकाल लो आप, तीनों का एवरेज निकाल के वो उसकी रैंक आ जाएगी। ऐसे जब यहाँ रैंक 2 में हम करेंगे तो यहाँ पर भी देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू है 45, वो यहाँ पर कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो 3 बार आ रही है तो 3 रैंक हो गए इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी इनका सम करोगे आप 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, तो इसको भी 2 रैंक देना है, इसको भी 2 देना है और इसको भी 2 देना है। तो इस तरीके से आप ये रैंक पहले कर देंगे। यहाँ पर रैंक करने के बाद फिर यहाँ पर डी निकालना है, डी होता है R1 माइनस R2, ये डी आ गया, फिर डी का आपको स्क्वायर करना है। तो सिंपल जो फार्मूला होता है रैंक निकालने का वो ये फार्मूला होता है।
लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर कोई भी टर्म जो है यहाँ पर रिपीट ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ वैल्यू रिपीट कर रही है, यहाँ भी कुछ वैल्यू रिपीट कर रही है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बेसिक फार्मूला तो वही चलेगा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसको बैलेंस करने के लिए होती है। इनमें सभी में आपको 1/12 लिखना है, ठीक है। और जो टर्म यहाँ पर रिपीट हो रही है, जैसे पहले वाले में यहाँ पर 48 रिपीट हो रहा था 2 बार, तो 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी ये m³ माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो दूसरे वाली जो टर्म थी यानी 36 रिपीट हो रही थी 3 बार, तो ये 3 का क्यूब माइनस 3, ये वैल्यू ऊपर तो क्यूब ही रहना है, ऊपर तो क्यूब ही रहना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो टर्म रिपीट हो रही है, जितनी बार रिपीट हो रही है वो आपको लिखते हुए चलना है। जब हमने मार्क्स स्टेट्स में निकाले थे तो यहाँ भी 45 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 हो गया। और उसके अलावा एक टर्म और रिपीट कर रही है यहाँ पर 27, ये 2 बार रिपीट कर रही है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 हो गया। इन सबको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ रहा है 27 + 5 अंदर, नीचे आ जाएगा यहाँ से 990। इसको सिंप्लीफाई किया आपके पास आएगा 0.806। अब जो रैंक आ रहा है वो -1 से +1 तक के बीच में आता है। अगर यहाँ +1 आ गया, +1 से थोड़ा सा देखो ये कम है, 0.8 समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रिजल्ट है उसमें आप ये बता सकते हो कि जो मैथ्स और स्टैट्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। माइनस की तरफ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि वीक रिलेशन हो जाएगा, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने की, लेकिन सारे क्वेश्चन क्योंकि इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करें, फार्मूला याद रखें। अगर आपको फार्मूला याद है कि तो आपको ये हमेशा पता रहेगा कि मुझे आगे करना क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।